नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम अड्डा चैनल पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। सम्राट अशोक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये हमारे अतीत नामक पुस्तक जो एनसीईआरटी क्लास 6 की है उसका 7वां चैप्टर है। तो हम इसको पूरा पढ़ेंगे, क्या है अशोक के बारे में, क्या क्या बताया गया है। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी से आगे क्वेश्चन कोई भी नहीं जाता, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो इसलिए हमें एनसीईआरटी को बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम केबीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की, सी टेट की, सुपर टेट की। ठीक है। और केवीएस के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरा एनसीईआरटी पढ़ना, क्लास 3 से लेके क्लास 8 तक। अगर आप केवीएस की प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। पहले भी मैं कुछ वीडियो को अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज ये मेरा 7वां चैप्टर है। मैंने हाईलाइट कर लिया है जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करूँगी और अपना भी। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अशोक सम्राट के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ। ये एक महान सम्राट थे। ठीक है। महान क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन किया। हृदय परिवर्तन क्यों किया, इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। उन्होंने कौन से धर्म को अपनाया, क्या माना, क्या निगलेक्ट किया, इसी के बारे में यहाँ पर पढ़ाया गया है। कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हाईलाइट है ना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर है हमारा, जो हम ये देखते हैं ना, मिनट, सॉरी, बड़ा कर लो थोड़ा सा। देखिए, हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों में देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। इन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है और फिर इन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। ये जो कह रहा है, आप सिक्का लीजिए, 2 का, 1 का, 5 का, तो उसमें ये चित्र बना होता है, उसी के विषय में बताया गया है। ये कहाँ से लिया गया शेरों वाला स्तंभ? ठीक है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक थे अशोक। अशोक के निर्देश इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तोलन किए। जो राजा अशोक था ना, वो अपने अभिलेखों को किस पे लिखवाता था? शिलालेखों पर लिखवाता था। वही एक ऐसा राजा था, सम्राट था, जो शिलालेखों पर अपने अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया। इससे पहले हम जाने कि अभिलेख में क्या लिखा है, या समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको मैं आगे बढ़ा देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम के व्यू से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि अशोक जिस साम्राज्य पर अपना शासन स्थापित किए, उसकी स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सीधा सीधा सिद्ध हो गया, अशोक जो थे वो मौर्य राज्य से थे। ठीक है, मौर्य वंश से। देखिए, चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। तो चाणक्य के विचार किसमें मिलते हैं? अर्थशास्त्र में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें चाणक्य के पूरे विचार है। और अशोक जो साम्राज्य में सम्राट था, उस वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, उनके दादा ने की थी। ठीक है। अब यहाँ पर वंश के बारे में देखिए हाईलाइट किया गया है। ये क्या है देख लेंगे। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 प्रमुख राजा हुए। मौर्य वंश में कौन कौन राजा हुए? 3 प्रमुख, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो मतलब अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। आपका क्वेश्चन बन गया, अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार। ठीक है। और बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे, हाँ ये देखिए, राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। किसमें?
अशोक के साम्राज्य में मतलब मौर्य वंश में ये स्थान प्रमुख थे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी आज तक पूछा नहीं गया है तो, और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो मैं इसको आगे बढ़ा देती हूँ। आगे देखिए, हाँ यहाँ पर है साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि मौर्य साम्राज्य में जब राजा अशोक सम्राट था तो उस समय कर व्यवस्था लागू थी और लोगों से कर वसूल किया जाता था। उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे उन अधिकारियों को सजा भी दे हुए अधिकारी उनको सजा भी देते थे। कहने का मतलब है हम कर वसूल करें और कोई आपका उल्लंघन भी ना करे। ये थी गुलामी। देखिए लोग किस तरीके से जीवन यापन करते होंगे वो वही जानते होंगे। आज के युग में हम कितने सुखी, हम आराम से रह रहे हैं। ठीक है, तो फिर देखिए अशोक के समय में ये चीज़ें था। जो वो एक संदेहवाहक रखते थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। ठीक है, देखिए तक्षशिला, यहाँ पर तक्षशिला देखिए ये बहुत बार आपने इसको एग्जाम में देखा होगा, इसका नाम देखा होगा। क्या है इसको पढ़ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल या गवर्नर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, तक्षशिला और उज्जैन जैसे मतलब मौर्य साम्राज्य में जो प्रांत जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे वो क्या थे, तक्षशिला और उज्जैन। यहाँ पर आ जाते हैं, ये पढ़ लेते हैं। नजराना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नाम भी अजीबोगरीब है और है क्या, देखते हैं। देखिए जहाँ पर कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से भी जब भी संभव हो इकट्ठा कर लिया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते हैं। मतलब एक कहते हैं ना कि हम अपनी इच्छा से कोई चीज़ किसी को दे दें, वही क्या कहला जाता था, नजराना। लोग कर तो वसूल करते थे लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी इच्छा से देते थे, उसी को नजराना नाम दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है, नजराना किससे संबंधित है, तो नजराना कर वसूली से संबंधित है। एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है तो आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और निश्चिंत रहिए मैं सारा आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊँगी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे। राजधानी में सम्राट, देखिए राजधानी में सम्राट इसमें क्या है, देखिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था, किसका राजदूत था, चंद्रगुप्त का नहीं था, किसका था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका था, सेल्यूकस निकेटर का। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करिएगा। अक्सर लोग चंद्रगुप्त लगा देते हैं लेकिन नहीं, चंद्रगुप्त के दरबार में ये था। मेगास्थनीज जो था ना वो चंद्रगुप्त के दरबार में था, लेकिन सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। देखिए ये कहाँ से आया था, पश्चिमी एशिया के यूनानी, पश्चिमी एशिया से आया था। कौन, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था, पश्चिम एशिया का रहने वाला था। किसके दरबार में था, चंद्रगुप्त के दरबार में था। किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। 3 क्वेश्चन बन के आ गया। देखिए मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दीजिए, दिया है। मेगास्थनीज ने क्या देखा अशोक के बारे में, उन्होंने ये देखा कि जब राजा निकलते थे तो जश्न मनाया जाता था। ठीक है, जश्न मनाया जाता था, वो सोने चांदी के रथों में बैठते थे और जो उनके रक्षक थे वो भी सोने चांदी से सजे धजे रहते थे और राजाओं को स्त्रियों के बीच में रखा जाता था जो हथियार विहीन थी ताकि उन पर कोई हमला ना कर सके। आगे समझ में, कितना सारा इसमें उन्होंने देखा और वो इस चीज़ को बताए। ठीक है, देखिए एक बार आप पढ़ लेंगे। ये तो मैंने ओरली आपको समझा दिया लेकिन आप बुक में क्या लिखा है वो पढ़ लेंगे। देखिए सम्राट का
जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा में जश्न मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वंश में राजाओं के निकलने पर शोभा यात्रा पर जश्न मनाया जाता था। हालांकि जश्न तो मनाया ही जाता था, लेकिन ये एक ऐसा साम्राज्य था, मतलब मौर्य वंश में जो अशोक राजा थे, उनके निकलने पर ये शोभा यात्रा मनाई जाती थी। ठीक है, उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। तो ये भी क्वेश्चन निकल के आ गया कि सोने के हाथियों, मतलब सोने के जो सोने चांदी थे, उनसे सजे धजे हाथियों पर किसके अंगरक्षक रहते थे? राजा अशोक के। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। मैं थे क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि ये बीत चुका है, ये अब है नहीं। ठीक है, वे हमेशा इस बात से डरते रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या की कोशिश न करे। आ गया समझ में? और ये पढ़ेंगे जो पाटलिपुत्र है वो क्या है? वो आधुनिक पटना है। तो पाटलिपुत्र का नाम क्या है? आधुनिक पटना। आज का जो पटना है ना, वो क्या था? पाटलिपुत्र था। अब देखेंगे, वह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह कौन? पाटलिपुत्र मतलब पटना। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। किसमें? पाटलिपुत्र में। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी कांच से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। बहुत ही सुंदर जगह है ये, आप कभी जाकर देखिएगा। और यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट बिंदु बनते ये हैं कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पर 547 बुर्ज और 64 द्वार है। कौन सा स्थान है? वो स्थान है पाटलिपुत्र। कौन सा है? यह एक विशाल खूबसूरत नगर है। ठीक है, चलिए आगे आ जाए। ये देखिए, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सा शासक अभिलेखों द्वारा अपने संदेश जनता तक पहुंचाता था? तो कौन था? सम्राट अशोक था। अब यहाँ पर कलिंग युद्ध के विषय में हम बात करेंगे। देखिए, कलिंग युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिससे सम्राट अशोक ने हृदय परिवर्तन किया और धम्म को ग्रहण किया। अब धम्म क्या है इसको पढ़ेंगे, और कलिंग युद्ध क्यों हुआ इसको पढ़ेंगे। देखिए, अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैं कलिंग विजय किया। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों हुआ दुख? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं, जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं। वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हुआ। अब मैं धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मतलब ये जो धम्म पालन की बात कह रहे हैं ना, ये महात्मा बुद्ध से इन्होंने ली थी। ठीक है, ये एक विशेष धर्म की ओर आपको इंगित करता है। इस धम्म के पालन में ही इन्होंने युद्ध को त्याग दिया और लिखा कि आने वाली पीढ़ी, राजा अशोक की आने वाली पीढ़ी भी कभी भी युद्ध ना करे। इसके विषय में इन्होंने लिखा। तो देखिए, अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। कहाँ आ गया? मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, अब धम्म क्या है इसको देख लेंगे। धम्म संस्कृत शब्द का धर्म का प्राकृतिक रूप है। आया समझ में? क्या बात थी कि जब इन्होंने युद्ध किया, इन्होंने धर्म, वो धर्म आज जो हिंदू मुस्लिम
इसी की ईसाई ये सब अलग अलग धर्म है ना, इसी की बात कह रहा है कि धर्म से, अपने धर्म से वो प्रेम से इस चीज़ को जीत सकते हैं, बलपूर्वक जीतने की अलावा। तो आ गया समझ में, धर्म क्या है? धर्म का रूप है, प्राकृतिक रूप है, और ये संस्कृत शब्द में धर्म का प्राकृतिक रूप है। ठीक है, चलिए। और इनका हृदय कैसे परिवर्तन हुआ? कलिंग युद्ध के बाद। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, धम्म क्या था। ये एक पत्थर है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। दिख रहा है ये कहाँ पर है, क्या विशेषता है, इसके बारे में अध्ययन कर लेंगे। देखिए, उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। कब का है ये? कब का है? जब हमारा मौर्य साम्राज्य था। ठीक है, हमारा नहीं, मतलब मौर्य साम्राज्य था, और राजा सम्राट अशोक उस समय थे। उस समय का ये देखिए है, कितना सुंदर बनाया है। और कहाँ पर है? राष्ट्रपति भवन में है। धर्म में क्या है, इसको देख लेंगे। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। ऐसी ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों को बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में और पड़ोसियों के बीच में झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान महामात्म नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों में खुदवाए। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि धर्म परिवर्तन से ही उन्होंने अपने राज्य को परिवर्तन किया, और उन्होंने, जैसे साधु संत होते हैं ना, उसी तरीके से महात्माओं की नियुक्ति की। उसी को महामात्म कहा जाता है, महामात्म। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। ये तो यहाँ पे धम्म की ही बात कही गई है। चलिए ये देख लेते हैं, ब्राह्मी लिपि। देखिए, हर एक पॉइंट एनसीईआरटी में है, हर एक पॉइंट। अब ब्राह्मी लिपि क्या है, इसको देख लेंगे। आधुनिक भारत में ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ पर आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। देखिए, ये अ है, ये आरंभिक ब्राह्मी है, फिर ये देवनागरी है, मतलब हिंदी, ये बांग्ला है, ये मलयालम है, और ये तमिल है। ठीक है, ये देखिए सॉरी, ये चीन की दीवार है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, हिस्ट्री को पढ़िए ना, तो इंटरेस्ट लेके पढ़िए, जैसे हमको सीख रहे हैं, जो हमारे साथ हुआ, हमारे पूर्वजों के साथ हुआ। भाई हम तो नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वज तो रहे होंगे ना उस टाइम में। ऐसे तो हमको भगवान ने प्रकट नहीं किया, तो इसलिए हमें एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, इम्पोर्टेंट बिंदु बन रहा है। देखिए क्या बन रहा है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चीन की दीवार की स्थापना कब हुई, कब से शुरू हुई। आपको क्लियर डेट तो पता नहीं है, तो आप क्वेश्चन बनेगा मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, इस तरीके से पूछेगा, मौर्य साम्राज्य में हुई, सम्राट अशोक के समय हुई, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो कब हुई ये? मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य क्या था? इसे बनाने का उद्देश्य यह था कि उत्तरी सीमा में पशुपालक लोगों से रक्षा करना। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण का चला। मतलब कि मौर्य साम्राज्य के शुरू होने से 2400 वर्ष पहले शुरू हुआ, और मौर्य साम्राज्य के 2000 वर्षों तक यह चीन की दीवार बनाने का निर्माण हुआ। अब देखिए क्या है, साम्राज्य में सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। चीन की दीवार कितनी लंबी है? 6400 किलोमीटर, तथा पत्थर और ईंटों से बनी है। इसकी ऊपरी सतह जैसे चौड़ी है सड़क की तरह, मतलब जो चीन की दीवार की ऊपरी सतह है ना, वो सड़क की तरह दिखाई देती है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों का काम करना पड़ा। लगभग हर
100-200 मीटर दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैयों से कैसे भिन्न था। ठीक है, ये कल्पना करना। अब इसमें कुछ खास नहीं है, देखिए ये पूरा आपका क्वेश्चन आंसर आ गया, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तिथियां हम इम्पॉर्टेंट है जो देख लेंगे, और आप ऐसे मत समझिए, आप उसे लिखते जाइए। देखिए मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई? 2300 साल पहले। इम्पॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। ये एनसीईआरटी में दिया है, ये प्रूफ ही है। अगर आपको क्वेश्चन आए गलत हो, आप जाके दिखा सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंट है? अशोक एक ऐसा सम्राट था जो जिसने युद्ध को त्याग दिया। अब देखिए, अब ये कुछ खास नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। देखिए लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर कई नए राज्यों का उदय हुआ, कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत में कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत में शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इसमें से कुछ लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों ने पराजित नहीं किया। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखते हैं। शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 9 में तुम कुषाणों के बारे में अधिक जानोगे। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसको जब पढ़ाऊंगी आपको, कुषाण वंश कब आया, कुषाण आया, शक का शासक कब आया, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेंगे। उत्तर और मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व और कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। मतलब कहने का ये है कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना किया, और यह कब तक चला? जब तक आपका गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए ये इसको मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेके एक एक चीज़ का नोट्स बना सकते हैं। सतवाहक सिक्का कैसा था? शक सिक्का कैसा था? ये देखिए, दिख रहा है ना आपको। ये कुषाण सिक्का कैसा था? हिंद यवन सिक्का कैसा था? ये मैं आपको स्लो करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इसमें आराम से इसको रीड भी कर सकते हैं खाली टाइम पे स्क्रीनशॉट लेके, और आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो। अदरवाइज़ अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं ज़बरदस्ती नहीं कहूँगी कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप टीचिंग से संबंधित से जुड़े हैं किसी भी एग्ज़ाम से, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ पर आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, और केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, अभी आई नहीं है लेकिन आने वाली है। जैसे ही आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। और हाँ, वो लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको रिज़ल्ट के बारे में जानना है, वैकेंसी के बारे में जानना है, ये लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।